अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी थी एंजाइम्स की, कि हम लोग किस बेस पर एंजाइम्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि या तो हम एंजाइम्स को उनकी साइट ऑफ एक्शन की बेस पर क्लासिफाई करेंगे, और दूसरी जो हमने टाइप्स पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि एंजाइम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच दे आर एक्टिंग, यानी जिन सबस्ट्रेट पर वो एक्ट कर रहे हैं उनकी बेस पर भी हम एंजाइम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। साइट के बेस पर क्लासिफिकेशन जो थी उनमें दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। यकीनन आप लोगों को याद होंगी, वो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ये देखें कि सबस्ट्रेट की बेस पर जो हमने टाइप्स पढ़ी थी एंजाइम्स की, उनमें हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स थे, कार्बोहाइड्रेटेस एंजाइम्स थे। इसके अलावा हमने पढ़ी थी उनमें टाइप्स प्रोटीएज एंजाइम्स थे, लाइपेजेस थे, फिर हमने अमाइलेजिस भी पढ़ा था और सेलुलेजिस के बारे में भी स्टडी किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब अच्छे तरीके से पता होगा कि प्रोटीएजिस एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेजेस एंजाइम लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलेजिस एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और अमाइलेजिस एंजाइम अमाइलेज को डाइजेस्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, यानी किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हम ये देखते हैं कि एंजाइम्स के पास कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उनमें ऐसी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन केमिकल कंपाउंड्स को दूसरे केमिकल कंपाउंड से बिल्कुल अलग कर देती हैं। और हम इन एंजाइम्स को ना सिर्फ ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, बल्कि हम इन एंजाइम्स को ख़ुद भी आर्टिफिशियली, यानी हम लोग ख़ुद भी इनको लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में, ताकि हमारे केमिकल रिएक्शंस कम एनर्जी पर और इसके अलावा बहुत ही स्पीड के साथ अकम्प्लिश हो जाए और हमारा कीमती वक्त भी बच जाए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एंजाइम सबसे पहले जो हम देखते हैं कि टर्म एंजाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो हम देखते हैं कि 1878 में ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी सबसे पहले एक फिजियोलॉजिस्ट था, हम देखते हैं इसका नाम क्या है, विल्हेल्म कोहने। इसने सबसे पहले जो टर्म एंजाइम थी इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इन एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इन एंजाइम्स की क्या कॉम्पोजिशन है, ये एंजाइम्स कहाँ पर जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं, और किस बेस पर जो है वो हम इनको जो है वो कहते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारी लाइफ के अंदर इनका बहुत ही मेजर रोल है। तो सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मतलब एंजाइम्स की जो कॉम्पोजिशन है वो है प्रोटीन, यानी एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो ब्लॉक्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। ये अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, ये पेप्टाइड लिंकेज है, यानी ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, या हम इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स जो आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ये अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू लिंक्ड अप होते हैं, और ये बनाते हैं लंबी लंबी चेन्स। और ये लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं, ये जब मिलती हैं तो ये एंजाइम बनाती है। मगर ये एंजाइम्स हमें पता है कि ये लीनियर फॉर्म में नहीं होते, बल्कि हम ये देखते हैं कि यही जो आप लोगों को लीनियर चेन्स नज़र आ रही हैं, यही लीनियर चेन्स आपस में कॉइलिंग शो करती हैं, और
यही जो चेन्स हैं ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हम इसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं, बल्कि ये जो लीनियर चेन्स हैं यही आपस में कॉइल हो गई हैं और इसने एक गोल स्ट्रक्चर बना दिया है, यानी एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। जैसा आप लोग देखते हैं कि आपके जो बाहर गेट्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो एक ग्लोब लगा होता है, जो कि जिसके अंदर एक बल्ब भी होता है। वो ग्लोब यानी गोल सा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, और वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह ये जो एंजाइम्स हैं ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग एंजाइम्स की कॉम्पोजिशन देखें तो एंजाइम्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं और ये लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बनाती हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि एंजाइम की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम देखते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस जो कि कैटेलाइज्ड होते हैं, यानी वो रिएक्शन जिनमें के एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, उनका रिएक्शन रेट अगर हम लोग कंपेयर करें किसी भी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन से, तो हम ये देखते हैं कि कैटेलाइज्ड रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट है वो मिलियंस टाइम्स फास्टर होता है एज़ कंपेयर टू एनी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। यानी अगर हम लोग देखें कि रिएक्शन रेट की अगर हम लोग बात करें, किसी भी कैटेलाइज्ड रिएक्शन का रिएक्शन रेट हम देखें तो इसका रिएक्शन यानी कैटेलाइज्ड रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम यूज़ हो रहे हैं उनका मिलियंस टाइम्स जो है वो क्या होता है, फास्टर होता है रिएक्शन रेट। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है कैटालेज। अगर आप लोग को याद हो, कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है। और अगर हम ये देखें कि 1 सेकेंड में ये कैटालाइज एंजाइम 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन कर सकता है, तो हम ये देखते हैं कि तकरीबन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में कैटालेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब इतना ज़्यादा फास्टर रेट होता है किसी भी कैटालाइज रिएक्शन का। इसी तरह अगर हम ये देखें कि किसी भी एंजाइम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी यानी बहुत ही छोटी सी अमाउंट होती है जो कि चाहिए होती है हमें। अगर इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें कि किसी भी एंजाइम की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी एंजाइम की बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी यानी बहुत ही छोटी क्वांटिटी जो है वो चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को अकम्प्लिश करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसकी एक छोटी सी क्वांटिटी चाहिए होती है तो क्या ये क्वांटिटी जो है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, या ये क्वांटिटी जो हमें वापस मिलती है या नहीं मिलती। तो इसकी किसी भी कैटालाइज्ड रिएक्शन की सबसे मज़े की जो बात है वो ये कि एंजाइम की जितनी क्वांटिटी हम ऐड करते हैं उतनी ही क्वांटिटी हमें वापस जो है वो केमिकल रिएक्शन में मिल जाती है। और हम ये देखते हैं कि ये केमिकल जो कंपाउंड है यानी ये जो एंजाइम है ये हमें एज सच जो है वो उतनी ही अमाउंट में जो है वो वापस मिल रहा है केमिकल रिएक्शन के एंड में। और हम इसको ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट, यानी अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो गए, हाइड्रोजन पर की हमने ब्रेकडाउन कर दी है, अब नेक्स्ट टाइम जब हमने हाइड्रोजन पर की ब्रेकडाउन करनी होगी तो हम इसी एंजाइम को ओवर एंड ओवर अगेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बार बार जो है वो हम लोग एक ही एंजाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिएक्शंस के अंदर। तो इसलिए जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर हम इनको यूज़ करें तो हमें जो है वो ज़्यादा ये हमारे लिए जो है वो इसका कोई भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग एक ही एंजाइम को बार बार जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि एंजाइम की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एंजाइम है ये हमेशा बहुत ही स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है
तो क्या ये सबस्ट्रेट, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास एक प्रोटीन है, क्या ये प्रोटीन जो है इस पर लाइपेज एंजाइम एक्ट कर सकता है, या सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीएज एंजाइम ही इस प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा? तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीएज एंजाइम ही है जो कि इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकता है। लाइपेज एंजाइम कभी भी इन प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, यानी इन प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में सिर्फ प्रोटीएज एंजाइम कन्वर्ट करेगा। और लाइपेज एंजाइम को अगर हम देखें तो लाइपेज एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी कि लिपिड्स हैं जिनको लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम इन लिपिड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी एक स्पेसिफिक एंजाइम ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है उनकी प्रोडक्ट्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें एंजाइम की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी होती है एक एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हम देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एक एंजाइम का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास ये इसकी मेन बॉडी है एंजाइम की, और इसके अंदर आप लोगों को एक छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एंजाइम हम देखते हैं कि ये एंजाइम बना हुए है अमाइनो एसिड से, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को इसकी मेन बॉडी में एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है, यानी आप लोगों को एक नीचे हिस्सा नज़र आ रहा है जो कि नीचे हुआ हुआ है, मेन बॉडी के अंदर गया हुआ है। ये जो डिप्रेशन है इसको हम कह रहे हैं एक्टिव साइट, क्योंकि हम देखते हैं कि एंजाइम में पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि हम ये देखते हैं कि एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि एक डिप्रेशन के फॉर्म में होता है, और हमारे पास सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जो कि इस डिप्रेशन में आके अटैच होगा, और जब ये आके अटैच होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने प्रोडक्ट्स में। जैसे मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ एंजाइम, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ये है एक सबस्ट्रेट जो कि यहाँ पर आकर हो गया है इस एक्टिव साइट में फिट। ये सबस्ट्रेट जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इस एंजाइम में, ये अपने प्रोडक्ट्स में तभी कन्वर्ट होगा जब ये इस एक्टिव साइट में आके अटैच होगा। अगर ये सबस्ट्रेट किसी और जगह पर अटैच होना चाहेगा तो ये कभी भी अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि एंजाइम के पास एक कैटालिटिक रीजन होता है, यानी एक स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि रिएक्शन कराता है, और इस स्पेसिफिक कैटालिटिक रीजन को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का, और सबस्ट्रेट आकर इस एक्टिव साइट में बाइंड होता है और फिर ये कन्वर्ट होता है अपने प्रोडक्ट्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटालिटिक रीजन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड इट्स एक्टिव साइट। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है इट बाइंड्स एंड रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट, यानी ये सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कराती है और रिकॉग्नाइज करती है कि क्या ये मेरा ही सबस्ट्रेट है या फिर किसी और एंजाइम का सबस्ट्रेट आकर तो मेरे साथ अटैच नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि प्रोटीएज एंजाइम के साथ हमेशा कौन सा सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, प्रोटीन्स। और अगर हम लोग लाइपेज एंजाइम की बात करें तो उसके साथ हमेशा उसकी एक्टिव साइट में कोई भी लिपिड जाकर अटैच होगा। लेकिन अगर हम लोग सेलुलेज एंजाइम की बात करें तो उसके साथ कौन सा सबस्ट्रेट जाके अटैच होगा, तो सेलुलेज एंजाइम के साथ जो है वो हम देखते हैं कि सेलुलोज सबस्ट्रेट जो है वो जाके अटैच होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि और एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, तो हम ये देखते हैं कि एंजाइम को कभी भी जो है वो हम इसकी बात करते हैं इसकी 6 प्रॉपर्टी की, तो 6 प्रॉपर्टी में हम लोग जो है वो 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एक है इनहिबिटर्स और दूसरी है एक्टिवेटर्स। अब इनके नाम से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे या कैसे केमिकल सब्सटेंसेस होंगे। हम देखते हैं कि एंजाइम को हम अपनी मर्ज़ी से, यानी जब रिएक्शन ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी बॉडी को उस केमिकल रिएक्शन की फर्दर ज़रूरत नहीं है,
तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि इन एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर देंगे या स्टॉप कर देंगे आकर, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम नाम देंगे इनहिबिटर्स का। और वो केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि एंजाइम को एक्टिव करने की सलाहियत होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देंगे एक्टिवेटर्स का। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एंजाइम की केमिकल एक्टिविटी को जो केमिकल कंपाउंड्स डिमिनिश करेंगे यानी कि ख़त्म करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये इनहिबिटर्स हैं एंजाइम्स के लिए। और ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि किसी भी केमिकल एंजाइम यानी केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और उस एंजाइम की जो पावर है उसको इन्हांस कर देंगे, उसके एक्ट करने की सलाहियत है उसको बढ़ा देंगे, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम नाम देंगे कि ये एक्टिवेटर्स हैं किसी भी एंजाइम के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि एंजाइम को कभी भी, ज़्यादातर हम देखते हैं कि एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी के लिए। और हम ये देखते हैं कि वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो कि किसी भी एंजाइम को मज़ीद एक्टिवेट करते हैं या उनकी एक्टिविटी को जो है वो हेल्प आउट करते हैं उनकी एक्टिविटी में, तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं या ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करेंगे, वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे और ये किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। तो हम इनको क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर्स का। और हम ये देखते हैं कि ये कोफैक्टर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर तो ये इनऑर्गेनिक है, अगर ये जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये इनऑर्गेनिक है, तो ये कोई भी मेटल आयन हो सकते हैं। यानी बहुत सारे मेटल आयन्स हैं, जैसे हम देखते हैं सोडियम है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके मेटल आयन्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं एज कोफैक्टर, यानी ये स्पीड अप कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और अगर ये ऑर्गेनिक है तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हैं इनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि फ्लेविन है और हीम मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करने में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि कोफैक्टर्स की जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक है कोएंजाइम और दूसरी है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी भी एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि टाइटली बाउंड है किसी भी एंजाइम के साथ, तो हम उसको नाम देंगे कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और अगर कोई भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी भी एंजाइम के साथ लूजली बाउंड है, तो हम ऐसे कोफैक्टर को नाम देंगे कोएंजाइम का। अब हम देखते हैं कि कोएंजाइम जो है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स जो हैं वो क्या हैं, थायमीन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी कोएंजाइम्स हैं। इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि राइबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड है। यानी हमने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कोएंजाइम्स की टाइप्स पढ़ी। जैसे एग्जांपल्स में हमने देखा कि कोएंजाइम्स में जो है वो राइबोफ्लेविन है, इसके अलावा हम देखते हैं थायमीन है, और इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि एक और जो फॉलिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी कोएंजाइम्स की ही टाइप्स हैं। फिर अगर हम देखें कि कोई भी एंजाइम जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी क्या हम जो है वो इन एंजाइम्स को एक ही स्टेप में जो है वो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि एक स्टेप में हो रहा है उसमें हम एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं, या ये एंजाइम्स जो है वो मल्टीपल जो स्टेप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें भी ये एंजाइम्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल पाथवेज होते हैं, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि स्टेप वाइज चलते हैं और उनके पाथवेज आप लोग पढ़ते हैं। तो इन पाथवे
पाथवेज के डिफरेंट स्टेप्स में भी डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। और वो कैसे, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सबस्ट्रेट है S1, ये कन्वर्ट हुआ P1 प्रोडक्ट में, और अब ये जो प्रोडक्ट है ये अगले स्टेप का क्या है, ये अगले स्टेप के लिए सबस्ट्रेट है, तो हम नाम देंगे इसको S2 का, और ये बना रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट P2। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये अगले स्टेप में जब एंटर होगी तो ये होगी S3, और ये S3 कन्वर्ट होगा P3 प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टेप 1 है, फिर ये स्टेप 2 है, फिर स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 है। अब इन सब स्टेप्स के अंदर आप लोगों को डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो आप लोगों को नज़र आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि वो एंजाइम जो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, तो इस एंजाइम को हम नाम देंगे E1। ये E1 का सबस्ट्रेट है और ये E1 का प्रोडक्ट है। अब अगले स्टेप में अगला एंजाइम आएगा E2, जिसके लिए E1 का प्रोडक्ट क्या होगा, E2 का सबस्ट्रेट होगा, और ये अपने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा इस प्रोडक्ट में। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो E1 का प्रोडक्ट था वो E2 के लिए सबस्ट्रेट है, और फिर ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा इस प्रोडक्ट में, जो कि ये E2 का प्रोडक्ट बन गया, E2 का प्रोडक्ट, और ये E2 का सबस्ट्रेट है। अब हम देखते हैं कि E3 के लिए E2 का प्रोडक्ट होगा सबस्ट्रेट, और ये जो प्रोडक्ट है यानी ये जो सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट होगा इस प्रोडक्ट में। तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो सबस्ट्रेट है ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब E4 हमारे पास आ गया अगले स्टेप के लिए। E4 के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये होगा सबस्ट्रेट, और ये हो जाएगा कन्वर्ट इस प्रोडक्ट में। E5 अगले स्टेप में जो हमारे पास आया, उसके लिए ये प्रोडक्ट जो कि E4 ने बनाया है ये होगा सबस्ट्रेट, ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ हुए हैं, और एक एंजाइम E1, अगले स्टेप में E2, फिर अगले स्टेप में E3, उसके बाद E4 और E5। E1 ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं वो E1 के लिए तो प्रोडक्ट्स हैं, मगर E2 के लिए वो सबस्ट्रेट है। यानी जब ये प्रोडक्ट्स अगले स्टेप में एंटर होंगे तो ये बन जाएंगे E2 के लिए, यानी एंजाइम 2 के लिए प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, सॉरी। तो जब ये प्रोडक्ट्स यानी स्टेप 1 के यानी एंजाइम 1 के जो प्रोडक्ट्स हैं, जब ये स्टेप 2 में आएंगे रिएक्शन के, तो ये एंजाइम 2 के लिए बन जाएंगे सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट से फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा एंजाइम 2, और जो एंजाइम 2 के प्रोडक्ट्स होंगे वो एंजाइम 3 के होंगे सबस्ट्रेट, और फिर एंजाइम 3 इन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा मज़ीद प्रोडक्ट्स में। अब E3 के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अगले स्टेप में एंजाइम 4 के होंगे सबस्ट्रेट, और फिर ये सबस्ट्रेट को E4 कन्वर्ट करेगा अपने प्रोडक्ट्स में, और फिर स्टेप 5 आ जाएगा, और एंजाइम 5 के लिए जो एंजाइम 4 के प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सबस्ट्रेट, और फिर ये सबस्ट्रेट एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर एक केमिकल पाथवे देखा जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स थे, और एक एंजाइम का प्रोडक्ट अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट था, और अगले एंजाइम का जो प्रोडक्ट था वो उससे अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट था। इस तरह ये स्टेप्स जो है वो चलते गए, और ये एक केमिकल पाथवे जो था ये अकम्प्लिश हो गया। यानी डिफरेंट स्टेप्स पर मुश्तमिल केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट केमिकल जो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिर इन प्रोडक्ट्स की बेस पर ही डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और एट द एंड ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो एज सच हमें अपनी असली हालत में ही मिलते हैं, और उनकी क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं एंजाइम्स की। उम्मीद है आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एक दफ़ा मैं आप लोगों को जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ, और साथ ही आप लोगों से एक छोटा सा क्विज़ भी लूँगी कि हमने आज क्या पढ़ा और इसमें आप लोगों ने क्या सीखा।
तो हमने देखा कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर होता है, और इसके अलावा हमने ये देखा कि बहुत ही माइन्यूट यानी छोटी सी अमाउंट भी एंजाइम की इस्तेमाल हो जाती है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में। और हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी कैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शन मिलियंस टाइम फास्टर होता है किसी भी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन से। फिर हमने ये पढ़ा कि एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन इस्तेमाल होता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और इस कैटालिटिक रीजन को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। इसके अलावा हम लोग ने प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, कोफैक्टर के बारे में और कोएंजाइम के बारे में भी स्टडी किया। और हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट एंजाइम्स किसी भी केमिकल पाथवे को अकम्प्लिश करते हैं, यानी डिफरेंट स्टेप्स, किसी भी एक रिएक्शन के डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं उनमें डिफरेंट एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इनमें से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जा सकती है एक्टिव साइट की। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसा कैटालिटिक रीजन एंजाइम का जिसके अंदर सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे कैटालिटिक रीजन को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि कोएंजाइम क्या होता है, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। इसके अलावा कोफैक्टर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट या कोई भी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है उसको हम लोग नाम देते हैं कोफैक्टर का। और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जैसे कोई भी मेटालाइन, और ये ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकता है जैसे कि हमने पढ़ा कि हीम ग्रुप, या हमने पढ़ा कि फ्लेविन जो है ये क्या है, कोफैक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।